हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सब अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर फर्स्ट। ये दूसरा वीडियो है। आप सब अगर पहला वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट ना देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट फर्स्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया है तो उसको किस प्रकार से बैलेंस करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आ जाए तो उसको किस प्रकार से संतुलित किया जाता है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो उसके पहले एक थोड़ा सा ये एक टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको जान लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यही रासायनिक संरक्षण यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें ना तो द्रव्यमान का विनाश हो सकता है और ना ही नया द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है। यही रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये था कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है उसके दोनों तरफ यानी कि जो तीर लगा है बीच में एरो लगा होता है उसके पहले अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक में अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, जो जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उसके उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। तो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनमें और उत्पाद जो हैं उनमें प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो हम इसके बात करते हैं चरणबद्ध संतुलित करना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे संतुलित करेंगे, यह है हिट एंड ट्रायल मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। पहला चरण है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे हमें किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, जैसे लिखा है Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2 यानी कि Fe और H2O मिलकर ये अभिकारक हैं। जो तीर है, तीर के पीछे जो होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो Fe और H2O यहाँ पर अभिकारक हैं ये दोनों, और तीर के आगे जो हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो Fe3O4 ये और हाइड्रोजन ये उत्पाद हैं। तो अभिकारक में अगर देखा जाए परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर करना है, यानी कि यही हमें संतुलित करना है। इसी को कहा जाता है कि रासायनिक समीकरण दिया हुआ है या देखा जाए इधर तो तीर के इधर अभिकारक में एक आयरन है, यहाँ पर एक आयरन है, लेकिन इसमें देखा जाए तो आयरन की संख्या 3 है। तो ये रासायनिक समीकरण दिया था, लेकिन हमें संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम इसको हम सभी को बॉक्स में बंद कर देंगे। जैसे आयरन है तो आयरन को घेर दिए, ये बॉक्स बना दिए। H2O है तो H2O को हम घेर दिए, बॉक्स बना दिए। इसी प्रकार Fe3O4 को भी बॉक्स में बंद कर दिए और H2 है इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया गया। तो प्रत्येक सूत्र के चारों ओर हम बॉक्स बना दिए। अब इसको बैलेंस करना है, इधर एक आयरन है इधर 3 आयरन है। इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु की संख्या अलग अलग है, इसको किस प्रकार संतुलित करेंगे। तो ये पहला चरण था कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं सभी के चारों तरफ बॉक्स बना दीजिए, उनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद चरण दूसरा क्या है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। एक हम सारणी बनाएंगे, उसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करेंगे। तो सारणी में ये पहला कॉलम है तत्व कि कौन कौन से तत्व हैं। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड, इधर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितना है। फिर उसके बाद इधर लिखेंगे दूसरे
कॉलम में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी कि RHS, राइट हैंड साइड में कि कितने परमाणु हैं उसकी। जैसे आयरन, आयरन की संख्या 1 है, यहाँ पर 1 है। LHS यानी कि LHS में अभिकारकों में जो आयरन की संख्या है वो 1 है, लेकिन अगर इधर देखा जाए तीर के आगे तो 3 है आयरन की संख्या। इसी प्रकार हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, उत्पाद में भी 2 है। तो दोनों हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ इसमें अभी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या ये 1 है। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, उत्पाद में अभिकारक की संख्या 4 है। तो ये था कि हम एक सारणी बना लिए, पता चल गया कि अभिकारक में कौन से परमाणु कितने हैं, उत्पाद में उसी के परमाणु कितने हैं। तो ये दूसरे स्टेप में पता चल गया। अब हम लोग स्टेप तीसरा यानी कि चरण तीसरा देखेंगे। इसमें क्या करना होता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की संख्या का उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। यानी कि देखना है हमें कि गुणांक लगाकर संतुलित करना है जिसका सबसे अधिक परमाणु है। तो सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन का है। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन 4 है उत्पाद में और अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है देखा जाए तो 4 ऑक्सीजन की, और उत्पाद की तरफ है तो हमें उचित गुणांक लगाना है अभिकारक की तरफ कि उसका जो ऑक्सीजन की परमाणु है वो बराबर हो जाए। तो इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ही ऑक्सीजन है। तो हम गुणांक लगाएंगे इस कोष्टक के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल जो भी परिवर्तन करना है हमें बाहर। तो यहाँ पर हम गुणांक लगाएंगे 4। अब देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4 और इधर भी ऑक्सीजन है 4, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया। अब चौथा चरण क्या कहता है कि सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या तो 4 हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या हो गया 4 दूना 8, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया। इधर अभिकारक में हाइड्रोजन 8 हो गया, तो उत्पाद में देखा जाए यहाँ पर केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो एक तरफ 8 हो गया, दूसरी तरफ 2 ही है। तो अब उत्पाद की तरफ हम हाइड्रोजन में गुणांक लगाएंगे कि बराबर हो जाए। तो इधर 8 है तो इधर हम 4 का गुणांक यहाँ पर लगा देंगे, ये 4 का गुणांक लग गया। तो जब 4 का गुणांक लग गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर हो गया। अभिकारक में 8 और उत्पाद में भी 8 हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर हो गई। अब बचा आयरन, आयरन की संख्या, तो यहाँ पर ये 4 लग गया, 4 लिखा हुआ है, तो 4 यानी कि 4H2O, और इधर है ऑक्सीजन की संख्या 4, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गया। हाइड्रोजन 8 इधर, तो इधर भी 8 कर लेना है, 4 यहाँ पर लगा देना है, तो 4 हो गया। तो 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। अब ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब हमें बैलेंस करना है इसको, आयरन को बैलेंस करना है। तो जो आयरन है उसको बैलेंस करने के लिए, ये जो आयरन है उसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 आयरन है, उत्पाद की तरफ 3 आयरन है, तो हमें इधर भी 3 आयरन लिखना होगा। तो इसके यहाँ कोष्टक के बाहर लिख देंगे 3, तो कोष्टक के बाहर 3, यहाँ पर लिखना था 4 और यहाँ पर भी 4। यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर इसमें देखा जाए तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम इसमें देख लेते हैं, आयरन जो है वो 3 है, आयरन की संख्या 3, ये यहाँ पर आयरन की संख्या 3, और अभिकारक में आयरन की संख्या 3 हो गया, तो उत्पाद में भी यहाँ पर भी 3 है आयरन की संख्या। हाइड्रोजन की संख्या H2 यानी कि 2 का गुणा 4 में 8 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर अभिकारक में। उत्पाद में हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 4 इसके इधर लगा है आगे, और 2 ना 8, तो 8 हाइड्रोजन, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन ये
H2 के पीछे वो है इधर, तो वो जो है, और यहाँ पर सामने लगा हुआ है 4, तो 4 ऑक्सीजन इधर है। अभिकारक में 4 ऑक्सीजन है, तो उत्पाद में भी यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो कोई भी रासायनिक समीकरण अगर हमें संतुलित करना है तो इसी स्टेप का फॉलो करेंगे कि सर्वप्रथम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें जो भी परिवर्तन करना है वो बाहर करना है। तो बॉक्स बनाने के बाद एक टेबल बनाएंगे, देखेंगे कि कौन से परमाणु की संख्या किधर कितना है। तो ये दूसरा चरण था। तीसरे चरण में जो सबसे ज़्यादा है पहले उसको बैलेंस करेंगे, फिर चौथे चरण में तीसरे चरण की बात सभी को बैलेंस कर देंगे। और पांचवा चरण में हमें क्या करना है, पांचवें चरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना है। जैसे कोई ठोस है तो उसके नीचे हम लिख देंगे यस, जैसे यफ ही यहाँ पर है तो ठोस है सॉलिड, तो इसके नीचे हम यहाँ पर एस लिख देंगे। द्रव है तो उसके नीचे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आयरन ठोस है तो यस लिख दिए, लेकिन अगर कोई चीज़ द्रव में है तो उसको हम यल लिखेंगे, लिक्विड। एस से सॉलिड और एल से हो गया लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में है। अगर गैसीय अवस्था में है तो हम लिखेंगे जी। तो यहाँ पर जो H2 है, H2O है, वो गैस की अवस्था में रिएक्ट करता है आयरन से, तो जी लिख देंगे। क्योंकि ये जो H2O है यहाँ पर लिक्विड की अवस्था में नहीं है, स्टेज में वो गैस की अवस्था में है, भाप की अवस्था में है, तो जी है, यानी कि गैस है। इसी प्रकार H2 हाइड्रोजन गैस है, तो इसके भी यहाँ पर जी, ये भी गैसीय अवस्था में है। अगर कोई जलीय विलयन है तो AQ लिखेंगे, यानी कि एक्वस विलयन। Fe3O4 ये ठोस है, तो यहाँ पर भी यस। अगर द्रव होता यानी कि तो यल लिखते, अगर जल में घुला होता कोई चीज़ तो हम AQ लिखते, एक्वस। 6 नंबर क्या है चरण, कि कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगर हम इस अभिक्रिया में गर्म कर रहे हैं तो अभिक्रिया के ऊपर हमें लिखना चाहिए ताप या दाब, या कोई भी उत्प्रेरक अगर हम लगा रहे हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया में तो तीर के ऊपर लिख सकते हैं या फिर तीर के नीचे लिख सकते हैं। ये था नियम। इसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब या उत्प्रेरक को लिखने के लिए अगर अवस्था दर्शाना है तो हम अवस्था दर्शा सकते हैं उसको, या फिर अगर बैलेंस करना है तो हम इसी स्टेप का फॉलो करके कोई भी रासायनिक समीकरण अगर दिया है तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो जहाँ तक आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सभी लोगों को धन्यवाद।